वेलकम बैक। एक्चुअली दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज के बारे में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है और जिनके स्पीकिंग के अंदर मार्क्स नहीं आए, या फिर वो स्टूडेंट जिनका टारगेट 7 बैंड और 8 बैंड का है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हाई बैंड स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके आंसर्स फ्लैग हो जाते हैं स्पीकिंग में, और मोस्ट लाइकली इसका रीज़न होता है डिस्क्राइब इमेज। डीआई में जो टैम्पलेट आप फॉलो करते हो, या इनफैक्ट अगर आप बिना टैम्पलेट के भी बोल रहे हो, तो जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन चेक करता है तो उसे लगता है कि एक टैम्पलेट बेस्ड आंसर है और आपके आंसर्स को फ्लैग कर दिया जाता है। फ्लैग होने के बाद जो आपका एक्सटेंडेड स्पीकिंग वाला पार्ट है, मैं एक बार आपको शो भी करता हूँ फॉर एग्जांपल। सो ये जो एक्सटेंडेड स्पीकिंग है, ये वाला बार आपका रियल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। इसके लो होने का मेन रीज़न है डिस्क्राइब इमेज। पीटी एकेडमिक के अंदर डिस्क्राइब इमेज की वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है। ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30 मार्क्स ये अकेला क्वेश्चन टाइप कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पीकिंग वाले पार्ट में। तो अगर आपका डी आई फ्लैग होता है या आपका आंसर रिकग्नाइज होता है एज टैम्पलेट मेड, तो आपका डी आई सीधा सीधा ज़ीरो हो सकता है और आपका स्कोर जो 90 बन सकता था वो 60 की रेंज में आ जाता है। फिर 20-30 पॉइंट सीधा सीधा डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। मैंने कुछ दिन पहले एक डिस्क्राइब इमेज की एक और वीडियो अपलोड की थी। उसे मैंने बताया था कि टैम्पलेट का यूज़ करके आप कैसे डिस्क्राइब इमेज में मार्क्स ले सकते हो। देखो, टैम्पलेट अभी भी वर्क करते हैं। टैम्पलेट के थ्रू 90 out of 90 भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट्स के आंसर्स सिस्टम फ्लैग कर देता है, कुछ आंसर्स कोई ह्यूमन बीइंग चेक करता है, तो उनको रिकग्नाइज करके कि ये टैम्पलेट बेस्ड आंसर्स हैं, ज़ीरो भी मार्क कर दिया जाता है। तो उस केस में फिर क्या सोल्यूशन है? अगर आपके आंसर्स फ्लैग हुए हैं या आपको ज़ीरो मार्क्स मिले हैं पहले, तो उस केस का क्या सोल्यूशन है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं डी आई आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको बिना टैम्पलेट के थ्रू बोलना है। स्पीकिंग के किसी भी पार्ट में ग्रामर का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर ग्रामर का रोल नहीं है, अगर आप सेंटेंसेस मिक्स करके अपनी तरफ से बना के बोलते भी हो, उसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स आप फॉलो करते हो, तब भी आप लोग 90 out of 90 लेके आ सकते हो रियल एग्जाम में। तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, और ये चीज़ मेनली ग्राफ के लिए है। इमेजेस के केस में जैसे कोई मैप आ गया, कोई रैंडम इमेज आ गई, उसके केस में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। मेन प्रॉब्लम होती है ग्राफ के केस में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड ही आते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल। और ग्राफ के केस में स्टूडेंट्स या तो मैकेनिकल वे में बोलते हैं या फिर टैम्पलेट बेस्ड बोलते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद से बोल रहे हैं, लेकिन जब वो आंसर कर रहे होते हैं कई बार ऐसे आंसर करते हैं, द हाइएस्ट एलिमेंट इज़ टेलीविजन, द लोएस्ट एलिमेंट इज़ कार। तो जब आप इस तरीके से आंसर करते हो तो वो टैम्पलेट बेस्ड आंसर ही लगता है, बेशक आप खुद से बोल रहे हो। तो मैं आपको 4-5 लाइंस बताऊंगा जिन चीज़ों का आप फिगर आउट करके अपने आंसर को एक नेचुरल लुक दे सकते हो। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं डीआई का, उसके बाद हम मेथड को देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बार ग्राफ है। नाउ पीटी एकेडमिक के अंदर हमारे पास डिस्क्राइब इमेज में 5 to 6 क्वेश्चंस आएंगे, और बेसिक स्ट्रेटजी सब में सेम है। आपको 25 सेकेंड्स मिलेंगे प्रेपरेशन के लिए, उसके बाद आपके पास 40 सेकेंड्स होते हैं अपना आंसर सबमिट करने के लिए। ना ये 40 सेकेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 सेकेंड के 40 सेकेंड ही बोलना है, बट हाँ सजेस्टेड है कि एटलीस्ट 20 सेकेंड तो मिनिमम आप बोलो। स्पीकिंग के हर एक टास्क में, जैसे रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, रीटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज, जिनमें 40 सेकेंड्स मिलते हैं, तो एटलीस्ट आप हाफ मतलब 20 सेकेंड्स तो बोलो कम से कम भी। और रिकमेंडेड है 30 सेकेंड के आसपास अगर आपका आंसर होता है तो अच्छा है। अब इसमें टैम्पलेट फ्लैग कैसे होता है? जब स्टूडेंट बोलते हैं द हाईएस्ट सेक्टर इज़ कवर्ड बाय इंडिया, इस ग्राफ को देख के वो लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जैसे इंडिया वाला पार्ट हाईएस्ट है लेट्स से, तो वो बोलेंगे द हाईएस्ट पार्ट इज़ इंडिया, द हाईएस्ट सेक्टर इज़ इंडिया, द हाईएस्ट एलिमेंट इज़ इंडिया। ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई सेक्टर नहीं है, ठीक है, ये कोई पार्ट नहीं है। जब कोई पर्सन सुनेगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप मेमोराइज्ड कंटेंट बोल रहे हो। बेसिकली हाईएस्ट पार्ट, हाईएस्ट सेक्टर, ये जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो, ये पॉपुलेशन दिखाई हुई है, तो ऐसे हम एलैबोरेट नहीं करते उसको। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया में है वो इंडियंस है, ये चीज़ इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो ये एलैबोरेशन एग्जामिनर डिमांड करता है जब वो आपके आंसर को सुनता है। सेकेंड, बहुत बार सिस्टम ही फ्लैग कर देता है आपके आंसर को, एल्गोरिदम। कैसे? ऐसे मैकेनिकल वे में बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ 800,000, चाइना इज़ 600,000, नेपाल इज़ 200,000, फिलीपींस इज़ 400,000। दिस इज़ मैकेनिकल वे। या सारी चीज़ें आप लिस्ट आउट करने लग जाते हो।
The y-axis is showing India, China, Nepal, Philippines, Vietnam. The x-axis is showing 0, 200,000, 400,000. तो ये एक एक करके जब आप सारी चीज़ें मेंशन करने लगते हो ना, ये मैकेनिकल वे है बोलने का. और हर एक ग्राफ के अंदर यही चीज़ होती है. कई लोग जैसे लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ करेंगे तो ये सारी चीज़ें बोलने लग जाएंगे. On one side they are showing percentages from 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. अब इससे होगा क्या, जब आप सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ तो आपने कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, आपके फुल पॉइंट्स आ जाएंगे. आपने स्पीड में बोला तब भी हाई पॉइंट्स बन जाएंगे आपके. लेकिन रियल एग्ज़ाम में ये मैकेनिकल वे है बोलने का. इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो मार्क्स नहीं बनेंगे. ठीक है, बहुत बार तो सिस्टम ही फ्लैग कर देगा, कोई ह्यूमन बीइंग ने आंसर चेक किया नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है. सेम यहाँ पे जब आप सारी चीज़ें एक एक करके मेंशन करने लग जाते हो. लैंडफिल इज़ 20%, इंसिनरेशन इज़ 15%, रिसाइकलिंग इज़ हाईएस्ट 30%, अदर इज़ लोवेस्ट 10%, कंपोस्टिंग इज़ 25%. ऐसे करके आपने एक एक करके सारी चीज़ें हर एक एलिमेंट मेंशन कर दिया. तो ये मैकेनिकल वे है बोलने का. ये चीज़ें फ्लैग हो जाती हैं बहुत बार. तो इसका सॉल्यूशन क्या है ग्राफ के केस में, आपको कैसे बोलना है. सबसे पहले 2-3 बेसिक सी चीज़ें आप समझो. डिस्क्राइब इमेज के मार्क्स आपके सिर्फ स्पीकिंग में ऐड होते हैं. तो इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है. हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन. राइट. स्पीकिंग के अंदर जैसे आप रिपीट सेंटेंस करते हो, रिपीट सेंटेंस में कंटेंट के मार्क्स आपके लिसनिंग में जाते हैं, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग में रहता है. लेकिन डीआई में क्या होता है, ये तीनों पार्ट्स, कंटेंट भी, फ्लुएंसी भी, प्रोनाउंसिएशन भी, ये तीनों पार्ट्स आपके सिर्फ स्पीकिंग में मार्क्स ऐड करा रहे हैं. तो इसका बेनिफिट जो स्टूडेंट खुद से बोल रहे हैं, जैसे अगर मैं भी कोई आंसर खुद से करूँगा, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, या कोई और क्वेश्चन है, मान लो ये है, इसको मैं खुद से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, तो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोटिस करनी होती हैं. उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है. तो थोड़ा बहुत हम अटक अटक के बोलते हैं. ये हर एक स्टूडेंट के साथ में होगा. तो जब आप पॉजेज लोगे माइनर, तो आपकी फ्लुएंसी ड्रॉप होगी रियल एग्जाम में. लेकिन क्योंकि आप खुद से कंटेंट जनरेट कर रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा जाएगा. आपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स समझे, आपने वो मेंशन किया, आपका कंटेंट 5/5 है. आपकी फ्लुएंसी ड्रॉप हुई है सिर्फ 5 में से 3. आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी रहेगी. अगर आपकी 2 चीज़ें हाई हैं, एक चीज़ मीडियम भी है, मतलब माइनर पॉजेज आपने लिए हैं, थोड़ा बहुत रुक रुक के बोला है, तब भी आप लोग रियल एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 बना लोगे. स्टूडेंट्स को लगता है अब ये चीज़ सॉफ्टवेयर पे नहीं आएगी. जब आप इन सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ आपको फ्लुएंसी में कम मार्क्स देंगे. तो जिनका टारगेट 80+ मार्क्स लेने का, वो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे रियल में बनेंगे या नहीं बनेंगे. आपको रियल एग्ज़ाम के मार्क्स से मतलब है. यहाँ आपको स्कोर आपका हाई बने ना बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी की होती है. जब वो सॉफ्टवेयर्स पे करके जाते हैं प्रैक्टिस, यहाँ उनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं. रियल एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसे फेल हो गया, समराइज रिटन वर्क नहीं किया, डिस्क्राइब इमेज वर्क नहीं किया, टेम्पलेट ब्लॉक हो गए. तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको. तो यहाँ आप थोड़ा बहुत फ्लुएंसी को अपने ड्रॉप करके प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखो, कंटेंट कवर कर लो. ये 2 चीज़ें आप ठीक रख लो, इनके बेसिस पे ही आपको स्कोर मिल जाएगा रियल एग्ज़ाम के अंदर. ठीक है. तो जो स्टूडेंट खुद से बोलते हैं वो इन्हीं 2-3 चीज़ों को कंसीडर करके रखते हैं. अगर आप टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट फिर किसी किसी केस में हो सकता है मीडियम या हाई रहे. प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी रहेगी, टेम्पलेट मेमोराइज्ड ही आपको, फ्लुएंसी भी परफेक्ट रहेगी. तो इन सॉफ्टवेयर्स पे तो मार्क्स आते रहेंगे आपके. लेकिन रियल एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिस्क ये रहेगा कि कहीं आपका आंसर फ्लैग ना हो जाए. और 90 आउट ऑफ 90 भी बनते हैं स्टूडेंट्स के टैबलेट का यूज़ करके. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के बीच में ब्लॉक भी हो जाते हैं. तो अगर आपका हुआ है ब्लॉक आंसर पहले डिस्क्राइब इमेज, आपको लगता है आप अच्छे से बोल के आए थे तब भी आपके मार्क्स नहीं आए स्पीकिंग में, एक बार आप कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये चीज़ रियलिटी में होती है. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको बोलना कैसे चाहिए. देखो 4-5 की पॉइंट्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं. यही सेम क्वेश्चन आइल्स में भी आता है, वहाँ भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं. यहाँ आपके पास एक और बेनिफिट क्या है कि कोई ग्रामर मैटर नहीं कर रहा. आपने दे आर की जगह दे वॉज बोल दिया, दे के साथ में सिंगुलर लगा दिया वॉज, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आइल्स में ये चीज़ मैटर करती है, आपके ग्रामर के पॉइंट कट हो जाएंगे. लेकिन स्पीकिंग के अंदर पीटी में ग्रामर का कोई रोल नहीं है. तो आप इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स ही बनाते हो तब भी आप हाई मार्क्स ले लोगे. तो आपको क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, मैं एक बार सबसे पहले वो बताता हूँ.
जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले फर्स्ट चीज़ है, जब भी आप मेंशन करोगे, और ये ग्राफ के लिए ही वैलिड है, अगर आप ग्राफ खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को नोटिस करो। नंबर 1, हमें ग्राफ में टाइटल तो बताना ही पड़ेगा। आप टाइटल बताओ, आप बताओ ग्राफ कौन से टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो द बार ग्राफ, जैसे ये केस था, आप यहाँ बता सकते हो ये बार ग्राफ का एग्जांपल है। द बार ग्राफ इज शोइंग अस द ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन बाय फॉरेन कंट्री ऑफ बर्थ, जो टाइटल हमें गिवन है, राइट। इस केस में आप बता सकते हो द लाइन ग्राफ इज शोइंग अस द वॉलंटियर परसेंटेज या वॉलंटियर रेट। यहाँ द पाई चार्ट इज शोइंग अस द वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स यूजेज प्रपोर्शन, ये टाइटल है। तो आप टाइटल को ग्राफ के साथ ग्राफ टाइप के साथ में कंबाइन करके बोल दो, यहाँ से आपकी एक लाइन हो जाएगी। सेकंड, अब आपको बताना है कि ग्राफ एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, किन चीज़ों को कंपेयर कर रहा है ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। डिस्क्राइब इमेज उनके सामने जैसे ही आती है स्टूडेंट्स के सामने, फटाफट वो बोलने की करते हैं। आप 1 मिनट को रुक के पहले ग्राफ को समझना शुरू करो, ठीक है। बोलने की जल्दबाजी मत करो। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, 25 सेकंड्स का टाइमर है, ऐसा कोई रश नहीं है कि आपको 25 सेकंड खत्म होते ही बोलना शुरू कर देना है। एक बार क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो रुक के। मान लो ये टास्क है, तो ये ग्राफ एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, टाइटल तो आपने बता दिया, किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है ग्राफ में, क्या डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन पूछो आप। अक्सर आप कंपैरिजन के लिए एक्स और वाई एक्सिस का हिंट भी लेते हो, ये चीज़ें टैबलेट में भी गिवन होती हैं। आपको कोई एक्स और वाई एक्सिस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बताओ कि ग्राफ किन चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ग्राफ अलग अलग कंट्रीज से कितने कितने लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं या माइग्रेट हुए हैं, उनका डेटा दिया हुआ है 3 डिफरेंट ईयर्स में। तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, द ग्राफ इज कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन 3 डिफरेंट ईयर्स। 3 अलग अलग ईयर्स में अलग अलग फॉरेन नेशनल्स का डेटा कितना था, या कितने लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उसका डेटा दिया हुआ है। हर एक ग्राफ में अलग अलग चीज़ें गिवन होंगी, जैसे ये है। अब इस केस में ग्राफ क्या कंपेयर कर रहा है, कुछ लोग बोल देंगे दी एक्स एक्सिस इज शोइंग एज ग्रुप्स, वाई एक्सिस इज शोइंग वॉलंटियर रेट। ऐसा मत बोलो, आप ग्राफ को समझो। इन लोगों ने मेल्स और फीमेल का डेटा दिया है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स का, मेल और फीमेल के केस में वॉलंटियर रेट कितना है ये बता रहे हैं। कि जैसे 18 to 24 एज ग्रुप के जो मेल और फीमेल हैं वो 30% वॉलंटियर करते हैं, 30% लोग उनमें से वॉलंटियर सर्विस करते हैं। तो यहाँ इस ग्राफ में क्या कंपेयर हो रहा है, द ग्राफ इज कंपेयरिंग द परसेंटेज वॉलंटियर रेट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप का कितना वॉलंटियर परसेंटेज रेट है ये कंपेयर हो रहा है। ये सब ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं ये आपको शीट प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार आप बेसिक स्ट्रक्चर पहले अंडरस्टैंड कर लो। तो यहाँ हमने बताया कि ग्राफ अलग अलग एज ग्रुप का वॉलंटियर रेट कंपेयर कर रहा है, कौन सा एज ग्रुप कितना वॉलंटियर करता है। यहाँ इस केस में पॉपुलैरिटी बताई हुई है अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट मेथड की। सो ग्राफ कंपेयर कर रहा है द पॉपुलैरिटी ऑफ या अडॉप्शन रेट ऑफ डिफरेंट वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स। एक ये टेबल भी है हमारे पास, टेबल का टाइटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेटिंग टू यूके, पर इसमें एक्चुअल में दिखा क्या रखा है हमें, द ग्राफ इज कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये अलग अलग कंट्रीज के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडिंग इन यूके, उसी को तो कंपेयर किया हुआ है। तो ग्राफ का जो कंपैरिजन है ना, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, बट अगर आप रुक के खुद से पूछोगे कि ग्राफ में दिखा क्या रखा है, उसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बोलने की जल्दबाजी मत करो। जैसे इस ग्राफ में आपने टाइटल वगैरह तो बता दिया, प्लेन लैंग्वेज में आप क्या बताओगे इसमें, अलग अलग कंट्रीज से कितने लोग यूके में पढ़ने गए ये ग्राफ बता रहा है, कौन कौन सा मेथड का कितना यूजेज है,
अलग अलग एज ग्रुप्स में कितनी परसेंटेज वॉलंटियर रेट है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के कितने कितने लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, ये बताया हुआ है। इसे अपनी लैंग्वेज में बोलना है बस आपको। लाइक ए सेट, थोड़ा सा स्लो भी बोलोगे, फ्लुएंसी थोड़ा कम भी होगी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनका टारगेट ज़्यादा है। 8 बैंड मैक्सिमम आंसर्स मैंने देखा है 8 बैंड के स्टूडेंट्स के केस में फेल हो जाते हैं। एंड जो लोग जिनके आंसर्स ऑलरेडी फ्लैग हो चुके हैं डिस्क्राइब इमेज की वजह से, स्पीकिंग में मार्क्स नहीं आए हैं, डिस्पाइट आप अच्छा बोल के भी आए हो, उन लोगों के लिए मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपकी 2 लाइन्स हो जाएंगी। कंपैरिजन आप करो। कंपैरिजन के लिए आप हिंट ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड पे जो डेटा होता है एक्चुअल में उसी का कंपैरिजन होता है। उसके बाद हमें क्या चीज़ मेंशन करनी है, हाईएस्ट। ग्राफ में हाईएस्ट क्या है, सेकंड हाईएस्ट भी बता सकते हो आप, लोएस्ट भी बता सकते हो। ऑब्वियसली इनके बिना तो ग्राफ कंप्लीट ही नहीं होगा। हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लेकिन इनको एलैबोरेट करना है हमें। आपको सिंपली ये नहीं बोलना इंडिया इज़ हाईएस्ट विच इज़ 800,000, ठीक है, वो टैम्पलेट है। यहाँ इस केस में 35 to 44 एज ग्रुप इज़ हाईएस्ट विच इज़ 50%, अगेन टैम्पलेट है। इंडिया हाईएस्ट नहीं है यहाँ, ठीक है, वर्डिंग ये नहीं होनी चाहिए। वर्डिंग ये है कि मैक्सिमम लोग जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं वो इंडियंस हैं, मैक्सिमम फॉरेनर्स जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं वो इंडियंस हैं, ये बोलना है आपको। और लीस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर्स बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से, ये आपकी लाइन होगी। तो एक लाइन कैसे बन जाएगी, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट ही बताना है ना आपको, आप बता दो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज द नंबर इज़ 800,000 इन 2023, वाइल फॉलोड बाय, सेकेंड भी बता दो, फॉलोड बाय चाइना विद अ फिगर ऑफ 600,000। ये मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, बट आपको बोलना है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्ट्रक्चर भी रहेगा तब भी मार्क्स मिलेंगे आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस are present in या settled in Australia as the number is 800,000, comma followed by, second number किसका है, चाइना का, followed by China with a figure of 600,000। तो हमें क्या बताना था, हाईएस्ट बताना था, सेकंड हाईएस्ट भी बता दिया, लोवेस्ट भी बता सकते हो आप। while least foreigners are from Brazil, फिगर मत बताओ, कोई बात नहीं, अराउंड 2000 से भी कम है, सबसे कम फॉरेनर्स ब्राज़ील से हैं, ठीक है। तो आपको एलैबोरेट करना है, एलैबोरेट करने का मतलब ये है, आइडेंटिफाई तो हम यही चीज़ें करेंगे, हाईएस्ट, लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट हो गया, लेकिन उसे एलैबोरेट करना है। स्टूडेंट बोलते हैं हाईएस्ट सेक्टर इज़ कवर्ड बाय इंडिया, लोवेस्ट सेक्टर इज़ कवर्ड बाय ब्राज़ील। कोई सेक्टर नहीं है, पॉपुलेशन दी हुई है आपको, ठीक है। इस केस में कैसे होगा, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू इज़ 35 to 44, नहीं, वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, ये बताया हुआ है कि 35 to 44 एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा वॉलंटियर करती हैं, ठीक है। या मैक्सिमम वॉलंटियर वर्क कौन करता है, मैक्सिमम वॉलंटियर वर्क इज़ डन बाय फीमेल्स करती हैं, उसी का नंबर हाईएस्ट है, फीमेल्स ऑफ 35 to 44 एज ग्रुप, राइट। 35 to 44 एज ग्रुप के फीमेल सबसे ज़्यादा वॉलंटियर करती हैं। तो ये इलेबोरेशन है। अगर आप बोल रहे हो हाईएस्ट एलिमेंट इज 35 to 44 विच इज़ 50%, अगेन वो टैम्पलेट की वर्डिंग है, वो हर एक ग्राफ जो भी आप करोगे उसमें रिपीट होता रहेगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। लोवेस्ट आपको बताना है, लोवेस्ट में क्या बता सकते हो, ये पॉइंट देखो, लोवेस्ट है, मेल्स में ये लोवेस्ट है, आप दोनों को कंबाइन करके बता सकते हो, दैट वाइल लीस्ट volunteer ratio is seen in
बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों की कैटेगरी में सेम ही है, फीमेल्स ऑफ कौन से एज ग्रुप में, 85 ईयर्स एंड ओल्डर एज ग्रुप। ठीक है, जो एक्चुअल ग्राफ में है हमने वही तो डिस्क्राइब किया, कुछ अपने से कुछ फैंसी वर्डिंग नहीं बना रहे हम। मैक्सिमम वॉलंटियर कौन कर रहा है, 35 एज ग्रुप की फीमेल्स। सबसे कम कौन कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स 85 ईयर्स प्लस एज ग्रुप के, दैट्स इट। ये हमारी थर्ड लाइन हो जाएगी, थर्ड या फोर्थ कह लो, 2 लाइन्स एक लेंदी सी लाइन बन जाएगी। उसके अलावा और क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, ग्राफ में देखो कौन से पॉइंट सिमिलर है, कौन से पॉइंट डबल हैं, कौन से पॉइंट ट्रिपल है, या फिर कौन सा पॉइंट किसका हाफ है। ये की पॉइंट्स होते हैं, आप इन ट्रेंड्स को नोटिस करो। कौन से 2 पॉइंट सिमिलर हैं, आप मेंशन कर दो कि ये 2 पॉइंट सिमिलर हैं बिल्कुल। जैसे इस ग्राफ में आप देख लो, थाईलैंड और श्रीलंका का नंबर मुझे अप्रॉक्सीमेट सेम लग रहा है। कोई हो सकता है कोलंबिया और ब्राज़ील का बोले, ठीक है, पाकिस्तान और थाईलैंड का है। आप बोल दो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड थाईलैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम इन ऑल 3 ईयर्स। एक लाइन बन गई आपकी। और भी बना सकते हो आप, वाइल वियतनाम का नंबर हमें ऑलमोस्ट डबल लग रहा है इनके कंपेयर में। पाकिस्तान और थाईलैंड तो ऑलमोस्ट सेम है, वियतनाम उससे डबल लग रहा है, तो ये 2 लाइंस आप बना सकते हो यहाँ। एक भी मेंशन करोगे तब भी चलेगा, सिमिलर वाला भी बता दो, डबल वाला बताना, डबल वाला भी मेंशन कर सकते हो। दैट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड थाईलैंड इज ऑलमोस्ट सेम वाइल दैट ऑफ वियतनाम इज डबल, वियतनाम की डबल है उससे। एक लाइन और बन गई। और फाइनली अगर आपको ग्राफ में कोई ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड आप नोटिस करने की कोशिश करो। ग्राफ स्टेबल है, ठीक है, या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्राफ या डिक्रीज हो रहा है, वो मेंशन कर सकते हो। ये भी आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लो ये केस है, अगर आप नोटिस करो ये फर्स्ट बार 2013 का है, फिर 18 का है, फिर 2023 का है, तो हर केस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 2013 में पॉपुलेशन कम थी, 2023 में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या चीज़ मेंशन करोगे ट्रेंड में, आप ये मेंशन कर सकते हो कि ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज़ या ऑल कंट्री नेशनल्स या ऑल फॉरेन नेशनल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम। ये आपने ट्रेंड मेंशन कर दिया। ओवरऑल ये वर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मेंशन कर सकते हो ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स ऑफ ऑल कंट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। किसी और ग्राफ में कोई और ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे ये है। अब इसमें अगर आप नोटिस करो ये टाइम के साथ जो है ना ग्राफ नीचे जा रहा है, जैसे जैसे लोगों की एज होती है, जो ओल्डर ग्रुप्स हैं वो कम वॉलंटियर करते हैं, तो आप यही चीज़ मेंशन कर सकते हो। ओवरऑल द परसेंटेज वॉलंटियर रेट डिक्रीजेज विद एज, एज के साथ साथ वॉलंटियर रेट कम हो जाता है। यहाँ इस केस में आप क्या बोल सकते हो, कुछ पर्टिकुलर ग्राफ में ट्रेंड हमें दिख नहीं रहा, इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा, डिक्रीज कुछ दिख नहीं रहा, आप बोल सकते हो कि जो परसेंटेज है हर एक मेथड का वो अलग अलग है। द अडॉप्शन रेट ऑफ ऑल द मेथड इज़ डिफरेंट, हर एक मेथड का अडॉप्शन रेट अलग अलग है। यहाँ इस केस में आप बोल सकते हो दैट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वो डिक्रीज़ हो रहे हैं चाइना से सिंगापुर तक, जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेटिंग टू यूके है उनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम चाइना टू सिंगापुर। ठीक है, ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हर ग्राफ में ये वेरी कर जाएगा। तो ये 5 लाइन्स हैं बेसिकली, इन्हीं 5 लाइन्स को आप 6 या 7 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हाईएस्ट के अंदर आपने हाईएस्ट लोवेस्ट तो बोला, सेकंड हाईएस्ट भी बोल दिया, इस 4th पॉइंट के अंदर आपने सिमिलर भी बोला, कोई डबल आपको दिख रहा था या ट्रिपल या हाफ दिख रहा था वो भी मेंशन कर दिया। तो यही 5 लाइन्स आपकी 7 लाइन्स तक भी स्ट्रेच हो जाएंगी। और अगर आप सिर्फ इन 5 लाइन्स को भी बोल देते हो, आपका कंटेंट ऑलरेडी
30 सेकंड के आसपास हो जाएगा बड़े आराम से। जैसे कुछ सैम्पल्स यहाँ नीचे मैंने लिखे भी हुए हैं। जैसे ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले तो टाइटल एक्सप्लेन किया, द बार ग्राफ इज शोइंग अस द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन बाय फॉरेन कंट्री ऑफ बर्थ। ये टाइटल था हमारे पास। द ग्राफ इज कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन ऑस्ट्रेलिया इन 3 डिफरेंट ईयर्स। ये कंपैरिजन बताया कि ग्राफ क्या कर रहा है, 3 अलग अलग ईयर्स में कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कितनी है ऑस्ट्रेलिया में। और 2023 में हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन ऑस्ट्रेलिया वर इंडियंस। कितना था उनका नंबर? 800,000। वाइल लीस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंग टू ब्राज़ील। सबसे कम ब्राज़ील के लोग थे। पाकिस्तान एंड थाईलैंड की पॉपुलेशन सिमिलर थी या सिमिलर तरीके से ग्रो हुई। ओवरऑल टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इज़ इंक्रीजिंग, वो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ वॉलंटियर परसेंटेज रेट वाले में लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है? टाइटल मेंशन किया, द लाइन ग्राफ इज शोइंग अस द वॉलंटियर रेट। इस ग्राफ में कंपेयर किया गया परसेंटेज वॉलंटियर रेट को अलग अलग एज ग्रुप का कितना वॉलंटियर रेशो है उसको कंपेयर किया गया है। 35 to 44 एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनका रेशो सबसे ज़्यादा है, वाइल जो लीस्ट वर्क है या लीस्ट वॉलंटियर वर्क है वो ये वाला ग्रुप कर रहा है। एक सिमिलर पॉइंट भी बताया हुआ है कि 18 to 24 एज ग्रुप के दोनों ही मेल्स और फीमेल्स का वॉलंटियर परसेंटेज सेम है, 30%। ओवरऑल वॉलंटियर वर्क रेट डिक्रीज विद एज। अगर आप इस लिखे हुए कंटेंट को फ्लो में बोलोगे, ये शायद आप 20-25 सेकंड के अप्रॉक्स बोल पाओगे प्रॉपर फ्लो में अगर आप बोल रहे हो, लेकिन रियल एग्जाम में ये फ्लो में बोला ही नहीं जाएगा आपसे। आप एक्चुअल में ग्राफ के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके बोल रहे हो, थोड़ा बहुत तो अटकोगे ही ना। वो वर्डिंग आपकी बड़े इजीली 30 सेकंड थोड़ा उससे बियॉन्ड भी आ सकती है। तो ये इनफ है, 30 सेकंड के आसपास अगर आप अपना आंसर सबमिट कर रहे हो सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत अटकोगे डेफिनेटली, ये चीज़ नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। इवन अगर मैं भी ये क्वेश्चन करूँगा खुद से, जैसे ये लाइन ग्राफ्स हैं, अगर मुझे खुद से बोलने पड़ेंगे रियल एग्ज़ाम में तो मैं भी थोड़े बहुत पॉज लेके ही बोलूँगा। बट मैंने आपको समझाया कि आपका कंटेंट 5/5 है, प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक है। अगर आपके फ्लुएंसी में 5 में से 3 भी हैं तब भी आप 90 आउट ऑफ 90 लेके आ सकते हो, ठीक है। 8 बैंड हमारे 88 पे बनते हैं, तब भी आप लोग फुल पॉइंट्स ले सकते हो। अगर आप टैम्पलेट फॉलो करते हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। इवन जो टैम्पलेट मैंने भी आपको दिया था, ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था ग्राफ के लिए, कोई भी टैम्पलेट आप फॉलो कर रहे हो, टैम्पलेट का टी भी अगर उसमें लिखा हुआ है तो थोड़ा रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहेगा कि वो फेल हो सकता है। टैम्पलेट आप लेटेस्ट ही फॉलो करो, पुराने आउटडेटेड टैम्पलेट्स मत फॉलो करो। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखो कि अगर आपका आंसर पहले फ्लैग हुआ है टैम्पलेट की वजह से, दोबारा फ्लैग होने के चांसेस रहेंगे थोड़े से। और अगर आपका टारगेट ज़्यादा है, स्पेशली 8 बैंड के केस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 8 बैंड वाले स्टूडेंट्स के आंसर्स थोड़े ज़्यादा फ्लैग होते हैं। तो आप इन 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखो। अगर आपका टारगेट ज़्यादा है, अगर आप खुद से बोलना चाहते हो तो ये वाला मेथड आप फॉलो करो। ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये समझ लो ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका हाफ भी कर लेते हो, 30% भी कर लेते हो इसका अडॉप्ट, तब भी आपका आंसर काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। तो कुछ ना करने से बहुत सारे लोग वीडियो को देख के उनको ये लगेगा कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। उनको मेरा सिंपल सा सजेशन है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है, आई नो, मुझे भी पता है। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को टैम्पलेट दिखाया था, या टैम्पलेट वाली वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की थी। लेकिन अगर आपका आंसर फेल हो चुका है ऑलरेडी, या आपको डर है कि हो जाएगा, या आपका टारगेट ज़्यादा है, तो रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है। आप थोड़ा बहुत रुक के बोलोगे इस वाले मेथड से, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत पॉज लेने के बाद। अगर ये किसके लिए नहीं है ये मेथड, अगर आप बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो, फिर आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे ही अगर आपके फ्लुएंसी में ही 5 में से 1 मार्क बन रहा है, आपके मार्क्स वैसे ही कट हो जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट बोल के कुछ खास मिलेगा नहीं आपको, अगर आपका फ्लो ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक मॉडरेट सा फ्लो, थोड़े बहुत पॉजेज लेके अगर आप बोल सकते हो, फुल पॉइंट्स बन जाएंगे। फ्लो अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं सेट हो पा रहा, उस टाइम पे फिर आपको टैम्पलेट पे ही रिलाई रहना पड़ेगा,
ठीक है, ये सैम्पल्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाई चार्ट का भी सैम्पल है इसमें, लाइन ग्राफ्स के भी सैम्पल हैं, बार ग्राफ के भी सैम्पल हैं। आप इन्हें रीड कर सकते हो, थोड़ा खुद से बोलने की ट्राई करो। आई एम श्योर अगर आपका आंसर पहले फ्लैग हुआ, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपके रिस्पॉन्सेज बेटर हो जाएंगे, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है डिस्क्राइब इमेज के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।